हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के वीडियो में डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का डिस्कशन इसके पहले मेरा हो चुका है। इलेक्ट्रोलिसिस में चाहे मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हो, आयनाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ये आयन कैटायन कैथोड की ओर मूव करते हैं, एनायन एनोड की ओर मूव करते हैं। कैथोड पर जाके रिडक्शन हो जाता है, एनोड पर जाके ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये सब सारी बातें हुई, लेकिन अब हम क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे, यानी कितना डिस्चार्ज हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ मेटल किसी इलेक्ट्रोड पर, ये क्वांटिटी। और सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड की वैल्यू और इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट मास भी निकालने के मौके आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया है। और करंट कितना कूलम्ब चार्ज सप्लाई किया, कितना एम्पियर करंट सप्लाई किया, तो ये सब सारी बातें, टाइम का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। तो Q = ZIT हो जाता है, जो है Q = IT हो जाता है। तो आप Q की वैल्यू क्या है, Q चार्ज है, I क्या है, करंट है, T है टाइम सेकेंड में, I × T = Q यानी चार्ज। ये सब सारी बातों का बहुत बढ़िया डिस्कशन होने जा रहा है। और Z क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इसका भी कैलकुलेशन करने को आपको मौका मिलेगा। और कितना अमाउंट में मेटल डिस्चार्ज हुआ, ये भी आपको निकालने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन भी आईआईटी, जेई, नीट में खूब आता है। तो बच्चों को सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ये Q = IT जो फार्मूला है और फैराडे वैल्यू है 96,500 96,500 कूलम पर मोल, तो इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। तो अब देखिए शुरुआत कैसे हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस तो हमने बताया वह एक क्वालिटेटिव था। इलेक्ट्रोलिसिस में ये होता था कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पर, रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड पर। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ये आयन जाते हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड की ओर। कैटायन कैथोड की ओर जाएगा, एनायन एनोड की ओर जाएगा, एनायन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, कैटायन का हो जाएगा रिडक्शन। तमाम सारी बातों का डिस्कशन हमारा हो चुका है। और प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, ये सभी बातें हुई। और डिस्चार्ज पोटेंशियल का भी डिस्कशन हुआ। जिसका जितना डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होगा वह पहले डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर। इन सब की बातों का डिस्कशन हुआ। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी जो पास कराई जाती थी, एनायन कैटायन जाके डिस्चार्ज होते थे, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर कितने अमाउंट में डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पर ये स्टडी होने की बात हो रही है। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज, बात आई ना, द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड द अमाउंट ऑफ करेंट, यहाँ पे ये रिलेशन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड अमाउंट ऑफ करेंट पास्ड वाज स्टडीड बाय माइकल फैराडे इन 1833। 1833 में माइकल फैराडे ने स्टडी किया कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे कितने अमाउंट में कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। एंड दिस वाज स्टडीड बाय माइकल फैराडे। ही पुट फॉरवर्ड फॉलोइंग 2 लॉज कॉल्ड फैराडेज लॉ। इसके लिए उनको 2 लॉ देना पड़ा, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस। इसी में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है प्यारे बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन and hence the mass of the any substance deposited or liberated at any electrode, चाहे कैथोड है चाहे एनोड, किस पर लिबरेट हुआ, किस पर डिपॉजिट हुआ, at any electrode
is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution or molten, चाहे एक्वा सॉल्यूशन हो चाहे मॉल्टेन हो, इससे कोई मतलब नहीं। अब हम इसका एक डेरिवेशन दिखाते हैं। मान लीजिए कि इफ W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन पासिंग Q कूलम्ब ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए कि हमने Q कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो W ग्राम सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर जाके जमा हो गया, पास हो गया। अभी आपने पढ़ा फर्स्ट लॉ में कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q कूलम्ब है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बहुत बढ़िया। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा दिया, W इक्वल टू ZQ। बहुत बढ़िया। Z क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस लॉ को लेकर के, अब द सब्सटेंस डिपॉजिट इफ द करंट I एम्पियर इज पास फॉर T सेकेंड देन Q इज इक्वल टू IT। अब Q को हम चेंज कर दे रहे हैं, Q तो कूलम्ब में था। अगर हम I एम्पियर का करंट पास कराते हैं T सेकेंड तक, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इज इक्वल टू IT। बस क्या है, W इक्वल टू ZQ होता था, तो Q हटा दो प्यारे बच्चों, Q की जगह पे ये वैल्यू रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो W इक्वल टू ZIT हो गया, W इक्वल टू ZIT। तो अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। होता ये है कि Q को या तो एक कूलम्ब ले लो, या तो I को 1 एम्पियर 1 सेकेंड तक हम सप्लाई करें, तो तब क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बिकम्स इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। अगर हम 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक सप्लाई करते हैं या 1 कूलम्ब का चार्ज सप्लाई करते हैं, तो जो भी अमाउंट का सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? Z की। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसी बात पर प्यारे बच्चों, अब इस Z की डिफिनीशन यहाँ बन जा रही है। एक हेडिंग पड़ी हुई है, देखिए Z के बारे में। यह Z कब बराबर होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के? जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक सप्लाई होगा तभी, वरना नहीं। इसी पर देखिए डिफिनीशन बना हुआ, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मीन्स Z की बात हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 कूलम्ब इज पास्ड। यह Z एक तरह से उस सब्सटेंस का मास है जो जमा हुआ 1 एम्पियर करंट सप्लाई करने पर, 1 सेकेंड तक करंट सप्लाई करने पर, वो Z है। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक सप्लाई करने पर जो भी मास डिपॉजिट हुआ, एक्चुअली वही मास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक सप्लाई करने पर जो भी मास डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पर, वही मास क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाती है। या यूं कह दीजिए कि 1 कूलम्ब चार्ज सप्लाई करने पर जो भी मास डिपॉजिट होता है, वही मास क्या कही जाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्योंकि दोनों बराबर हो गए हैं, ये चीज़ है। ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये एक कूलम्ब का चार्ज होगा या 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक होगा, ये चीज़ है। अच्छा, अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे। देखिए यहाँ थोड़ा एक डायग्राम बनाए हैं। अब ये सीरीज में होंगे। देखिए ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट भरा है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा है। देखिए 2 इलेक्ट्रोड इसमें पड़े हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और दोनों देखिए इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में है। एक टिपिकल डायग्राम है और कोई बात नहीं। तो लेकिन हम फैराडे सेकेंड लॉ की बात कर रहा हूँ। जब 2 सेल कनेक्टेड हो सीरीज में, तब क्या होती है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स
through the solution of different electrolytes connected in series. different electrolytes, एक सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरा कॉपर सल्फेट है, connected in series. The weight of the substances produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights. तो प्यारे बच्चों, वेट ऑफ सब्सटेंस क्या है? सिल्वर का है, यहाँ सब्सटेंस क्या है? कॉपर का है। सिल्वर यहाँ डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, कितना डिपॉजिट होगा? ये क्या कहा जाता है कि वेट्स ऑफ सब्सटेंसेज प्रोड्यूस एट दियर इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट वेट। ये है। अब देखिए फार्मूला है सेकेंड लॉ का क्या। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इन बोथ, जितना इसमें पास कराया गया उसमें उतना इसमें भी बराबर बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया है। तब क्या होगा? अब देखिए फार्मूला, ये फार्मूला बहुत लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसको मैं घेर भी देता हूँ, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। आई बात ना? ये फार्मूला रख लेंगे तो आपको निकल जाएगा। वेट ऑफ कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ तो उसका इक्विवेलेंट कितना मास है, फिर अपान वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, जो डिपॉजिटेड है उनका रेशियो, और इन्हीं दिनों के इक्विवेलेंट मास का रेशियो। देखिए सिल्वर डिपॉजिट है, कॉपर डिपॉजिट है, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के मास का रेशियो, और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास अपान कॉपर का इक्विवेलेंट मास, सीधा सीधा सा बात है। करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। अब एक यहाँ पर इक्वेशन है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे माल्टेन सोडियम क्लोराइड की बात करें, माल्टेन सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करें तो Na प्लस सोडियम पर प्लस चार्ज, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, इसको हम अलग कर देते हैं तो सोडियम बनता है तो और Cl2 क्लोरीन गैस होती है। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अलग से सोडियम का। सोडियम पर एक प्लस चार्ज है प्यारे बच्चों, एक प्लस चार्ज है। एक प्लस चार्ज को रिड्यूस होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी, सोडियम बढ़ गया, रिडक्शन हो गया कैथोड पर। अच्छा, अब क्लोरीन की बात करते हैं। अगर हम देखें तो सोडियम को रिड्यूस करने के लिए, एक सोडियम एटम को रिड्यूस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, यानी एक मोल सोडियम आयन को, एक मोल सोडियम आयन को रिड्यूस करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, दिस मीन्स दैट वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेड वन सोडियम एटम एंड द पासेज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस वन मोल ऑफ सोडियम, जैसा कि इक्वेशन में भी दिखाया गया था। अब आगे देखते हैं, अगेन फ्रॉम द एबव इक्वेशन। अभी क्लोराइड का रह गया है, क्लोराइड आयन है, इसमें एक माइनस चार्ज पड़ा है, एक माइनस निकल जाए तो क्लोरीन एटम है, लेकिन क्लोरीन एटम अनस्टेबल होता है तो इसको हम ऐसे कहते हैं 2Cl, 2Cl माइनस है तो Cl2 प्लस 2। तो इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, इसे Cl2 का 1 मोल बना है ना। तो 1 मोल Cl2 बनता है 2 इलेक्ट्रॉन, दो मोल इलेक्ट्रॉन से। तो इट मीन्स दैट 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cl2, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Cl2 बनता है। इसी तरह से हम देखें कॉपर की बात करें, कॉपर पर 2 प्लस चार्ज होता है, अब कॉपर आयन 1 मोल है और 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हियर 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस 1 मोल कॉपर, ये 1 मोल कॉपर है, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एल्युमिनियम की बात करें, इस पर 3 चार्ज है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्युमिनियम कितना बना? 1 मोल। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है 1 मोल एल्युमिनियम को, ठीक है ना। द चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द चार्ज प्रेजेंट इन ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विद एवोगाड्रो नंबर। तो प्यारे बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, हम 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज और एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 96,487, जिसको हम लेते हैं 96,500। अपने जनरल कैलकुलेशन में प्यारे बच्चों, जनरल कैलकुलेशन में इसको 96,487 न लेकर के 96,500 कूलम्ब लेते हैं, ठीक है ना। तो आप इस नंबर को लर्न करिए, 96,500 कूलम्ब। एंड दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड 1 फैराडे, यानी 96,500 कूलम्ब को 1 फैराडे कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। ये देखिए द 1 फैराडे, चाहे 1 फैराडे लिखें चाहे 1 F,
इक्वल टू 96,500 कूलम्ब पर मोल। देखें, इसी तरह से एक तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, अगर n इलेक्ट्रॉन हूँ तो इसी में n का मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पर इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन देन द पासेज ऑफ n फैराडेज n इंटू 96,500, n इंटू 96,500, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है। अगर n इलेक्ट्रॉन होगा तो n इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो कि पुराना कंसेप्ट है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इट में बी रिमेंबर्ड एड। देखिए 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ये याद रखिए हमेशा प्यारे बच्चों, अगर 1 फैराडे है 96,500 तो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस जो है डिपॉजिट करेगा 1 फैराडे। 1 फैराडे से कितने ग्राम इक्विवेलेंट? 1 ग्राम। 1 फैराडे कितने के बराबर है प्यारे बच्चों? 96,500 कूलम्ब के बराबर। आप रिलेशन ले लीजिए, रिलेशन लगा करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो सबसे पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट ले लीजिए और उसको डिवाइड करिए कि कितना उसने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाई 1 एटम और आयन, अगर एटम है तो एटम या आयन है तो आयन। कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन देता है, कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, या कोई आयन कितना इलेक्ट्रॉन देता है या कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, उस इलेक्ट्रॉन से या चार्ज से आप डिवाइड कर दो उस एलिमेंट के मास को, तो क्या मिलेगा आपको? इक्विवेलेंट वेट। इसका हमने डिस्कशन भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बता दिया हूँ। सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों बताया हूँ 11th क्लास के। अगर IIT JEE के बच्चे थोड़ा सा 11th क्लास के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लेंगे तो उनका आइडिया और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ये छोटे क्लास के बच्चों को भी पढ़ना जरूरी पड़ता है। जब IAS के बच्चे छोटे छोटे बच्चों की किताब पढ़ते हैं तो आप IIT NEET JEE के स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा बहुत 11th और 12th के बच्चों का नोट्स मेरे वीडियो मास्टर केम चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन 96,500। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना चाहें जेड की वैल्यू तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस जो भी आए और जो भी वेट आए इक्विवेलेंट वेट उसको 96,500 डिवाइड करिए तो जेड की वैल्यू निकल आएगी। वैसे जेड बराबर क्या होता है? W/Q। अभी फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने बताया है जेड इक्वल टू W/Q। तो अब Q की वैल्यू आप चेंज करना चाहें तो Q इक्वल टू IT आप आगे बढ़ा सकते हैं। I एम्पियर में है, T सेकेंड में है। ये जितना एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड होता ही जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए इक्विवेलेंट वेट क्या है? W/Q इंटू 96,500। इसी में वैल्यू रख करके बना लीजिए, ये रहा। अब एक सवाल है प्यारे बच्चों, सवाल बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप का है जो है, तो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, है ना। देखिए 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 2 Al, 1 मोल एल्युमिनियम का जो पर 3 चार्ज है एल्युमिनियम आयन को हम रिड्यूस करेंगे एल्युमिनियम में, कितना चार्ज जरूरत पड़ेगी? 1 मोल कापर आयन है, कापर आयन पर 2 प्लस चार्ज है को कापर में ले जाएंगे तो कितना चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी? 1 मोल MnO4 माइनस को Mn प्लस 2 में करेंगे तो कितना चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी? अब देखिए 1 बाई 1 हम लगाते हैं। पहले तो पहले का 1 मोल एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम पर कितना चार्ज है प्यारे बच्चों? 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? सीधी सीधी सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रॉन से हमें 1 मोल एल्युमिनियम मिलता है, तो इसका मतलब 1 मोल एल्युमिनियम से 3 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन माने 3 फैराडे की ज़रूरत पड़ी। 3 फैराडे का मतलब 3 इंटू 96,500, तो क्या हो जाएगा? ये जो है आ जाएगा 289,500 कूलम, यानी कितना हो जाएगा? 2,89,500 कूलम चार्ज। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,89,500 कूलम चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या है? कापर है,
द इलेक्ट्रोड रिएक्शन पहले बना लीजिए। कापर प्लस चार्ज है ना, कापर को प्लस चार्ज को कापर में ले जाना है। ये कापर पर 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज को हटाने के लिए 2 माइनस चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल कापर मिला। 1 मोल कापर को पाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया? तो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ द 1 मोल ऑफ कापर आयन टू 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, 2 फैराडे हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन माने 2 फैराडे, और 2 फैराडे में 2 इंटू 96,500 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 1,93,000 कूलम्ब, 1,93,000 कूलम्ब चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑफ MnO4, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप देखो प्यारे बच्चों, आप निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +7 आता है। और ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन को भूल जाओ, आप ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाल लीजिए। मैं निकाल के दिखाता हूँ। Mn का x मानो, और ऑक्सीजन का प्यारे बच्चों 4 -2 होता है। 4 इंटू -2 बराबर -1, क्योंकि एक माइनस चार्ज है ना, तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू -1, तो हो जाएगा x इक्वल टू -1 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? +7, है ना, ये आ गया। इसीलिए 7 लिखा हूँ मैं, Mn पर +7। तो अब चूंकि हमको +7 को किस में ले जाना है? क्वेश्चन के हिसाब से Mn2 में ले जाना है। तो 7 में से कितना हम माइनस कर दें कि 2 हो जाए? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 माइनस दे दें तो ये में आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 5 फैराडे की जरूरत पड़ी। 1 फैराडे में 96,500 होता है, तो 5 फैराडे में क्या होगा प्यारे बच्चों? ये हो जाए तो क्यों, तो कितना हो जाएगा? 4,82,500 कूलम्ब। ये आंसर आ गया। इस तरह से तीनों आंसर प्यारे बच्चों आपके, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये तीनों आंसर आपके सामने हो गए जो है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।